जय हिंद। आइए आज के वीडियो में देखते हैं पेपर 1 का चैप्टर 15 शिक्षण की विधियाँ। इस चैप्टर में हम लोग केवल शिक्षण की विधियाँ पढ़ेंगे कि कितने तरह के शिक्षण की विधियाँ होती हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि और बेल आइकन को ऑल के लिए प्रेस कर दें, ताकि कोई भी मैसेज या कोई भी हम वीडियो डालें तो उनके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख सकें। आइए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 1 है, चैप्टर 15 शिक्षण की विधियाँ, मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि शिक्षण की विधि नहीं मालूम होगा तो टीचर कैसे पढ़ाएगा। टीचर को पढ़ाने के लिए उसको शिक्षण की विधियाँ मालूम होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट में पढ़ाए या सरकारी में पढ़ाए, कहीं भी पढ़ाए उसको शिक्षण की विधि पता होनी चाहिए। किस तरीके से किस बच्चे को किस टॉपिक को समझाएं कि उसको अच्छी तरीके से दिमाग में चला जाए। मेन तो यही है कि बच्चे को समझ में आए। मेथड डिपेंड नहीं करता, डिपेंड यह है करता है कि बच्चे के दिमाग में चला जाए। अब कौन सा मेथड यूज करना है ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कोई मेथड किसी बच्चे को अच्छा लगता है, कोई मेथड किसी और बच्चे को अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस मेथड को हम अगर मालूम रहे, हमें सारा मेथड हमको पता रहे, तो जैसे ही टॉपिक आएगा हमारे दिमाग में क्लिक हो जाएगा, हाँ इस टॉपिक को इस मेथड से पढ़ाएंगे तो बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब मालूम होना चाहिए। तो इसलिए अपने देखा जाए तो अपने टीचिंग करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बीएड के लिए तो है ही, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि अपने ये सिलेबस में है, और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं टेट और सीटेट में। ठीक है, और सुपर टेट में भी आने की संभावना है, क्योंकि टीचर का मतलब क्या है, पढ़ाना। तो पढ़ाने के लिए क्या चाहिए, विधि चाहिए। कौन सी विधि, तो वो चीज़ मालूम होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी है। देखिए, प्रमुख विधियाँ हैं ये: मस्तिष्क उद्दोलन, संवाद विधि, सहभागी विधि, दल शिक्षण, योजना विधि, समस्या समाधान विधि और बहुमाध्यम उपागम। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। ठीक है, यही हम लोगों को पढ़ना है, और यही विधि पढ़ लिए चैप्टर ख़त्म। हम लोगों को मुख्यतः यही विधि के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, इसी विधि से क्वेश्चन आएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्या है, मस्तिष्क उद्दोलन। तो मस्तिष्क उद्दोलन का क्या तात्पर्य है। देखिए, मस्तिष्क उद्दोलन का तात्पर्य है, यह धारणा पर आधारित है कि व्यक्ति अकेला रहकर अपने नए तथा मौलिक विचार नहीं दे सकता। मतलब व्यक्ति को अगर अकेला छोड़ दिया जाए, तो यह इस धारणा पर आधारित है कि व्यक्ति को अकेला अगर छोड़ दिया जाए तो उतना मौलिक विचार नहीं दे सकता जितना कि वह समूह में रहकर दे सकता है। इसीलिए सामूहिक शिक्षण किया जाता है। मतलब बच्चे को हमेशा समूह में क्लास में बैठा के पढ़ाया जाता है, ताकि उनका विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो, उनका दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा चले। अकेले रहने पे उतना दिमाग नहीं चलता जितना कि समूह में रहने पे चलता है। ठीक है, तो मस्तिष्क उद्दोलन इसी धारणा पर आधारित है कि बच्चे या किसी का भी दिमाग समूह में ज़्यादा अच्छे से चलता है। ठीक है, दूसरा है समूह में रहकर, समूह में परिचर्चा व वाद विवाद के समय व्यक्ति अनायास ही, मतलब समूह में अगर वाद विवाद हो रहा है, वाद विचार हो रहा है, तो किसी न किसी व्यक्ति से अनायास ही समस्या से संबंधित नया विचार आ जाता है। ठीक है, और पता चला वो विचार अच्छा निकल गया। ठीक है, अकेले में वो विचार नहीं आएगा, समूह में रहने पे ऑटोमेटिक एक अनायास में से ऑटोमेटिक एक विचार आ जाता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति से आ सकता है, कोई भी व्यक्ति से आ गया, पता चला सबको अच्छा लग गया विचार। ठीक है, तो समूह में रहने से ही होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, समूह में रहकर नए विचार देने की क्षमता मस्तिष्क उद्दोलन से ही विकसित होती है। मतलब समूह में रहकर नए विचार देना, ग्रुप में रह के नया नया जो विचार आ रहा है, सिंगल रहने से विचार नहीं आएगा, समूह में रहने से वो विचार आएगा, और वो विचार आना ही मस्तिष्क उद्दोलन की क्षमता को विकसित करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, छात्रों को अधिक से अधिक समूह परिचर्चा का, और यही वजह है कि छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा सामूहिक परिचर्चा का अवसर देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संवाद विधि क्या है। वास्तव में संवाद का सामान्य अर्थ वार्तालाप या बातचीत है।
मतलब संवाद विधि का मतलब बातचीत करके पढ़ाना, जैसे लोग पढ़ाते हैं वैसे, ठीक है, बातचीत करके पढ़ाना। संवाद विधि क्या है? यह बातचीत करके पढ़ाने का तरीका है। अगला है संवाद विधि के क्या क्या उद्देश्य हैं। देखिए उद्देश्य क्या है, संवाद मतलब बातचीत करके, व्याख्यान विधि जो होता है ना वही बातचीत बोल बोल के पढ़ाना बताना, ठीक है। तो पहला है बालकों में, संवाद विधि का उद्देश्य बता रहे हैं, बालकों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना, ठीक है। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति, संवाद करेंगे तो मुँह से ही बोलेंगे ना, तो मुँह से बोलेंगे तो मुँह से उनकी अभिव्यक्ति का विकास होगा, कब क्या कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, ठीक। बहुत लोगों को पता रहता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। 4 लोगों के सामने स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए तो वो नहीं बोल पाते हैं, उनको सब पता है लेकिन बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर संवाद विधि का उतना ज्ञान नहीं है, कैसे बोलना, याद किया हुआ भी चीज़ भूल जाते हैं स्टेज पे आते। तो ये सब चीज़ आना चाहिए, तो बच्चों को भी ये सब चीज़ें बस शुरू से ही सिखाना चाहिए, ठीक है। तो बालकों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा, ठीक। बालकों की स्मरण शक्ति का विकास होगा। देखिए स्मरण शक्ति कैसे विकास हो, भाई कुछ बोल रहा है तो दिमाग को जोर डालेगा कि हमें क्या बोलना है, तो जो भी डेटा होगा उसके दिमाग में उसको निकालेगा फिर बोलेगा, तो स्मरण कर करके बोलेगा ना, तो इसलिए उसका स्मरण शक्ति का भी विकास होगा। अगला द्रुत वाचन प्रभावशाली ढंग से वाचन पात्रों के अनुसार स्वाभाविक ढंग से वाचन के योग्य बनाना। मतलब द्रुत वाचन, जल्दी जल्दी भी और अच्छे तरीके से बोलेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं सोचते हैं फिर बोलते हैं, तो उसमें टाइम डिले होता है, लोगों को बोरियत महसूस होती है। जल्दी जल्दी से बोलना, डाटा आता जाएगा अंदर से और टकाटक बोलते जाओ, तो ये हो गया द्रुत गति से बोलना, ठीक है। अगला है संवाद पाठ विधि या कच्छ अभिनय विधि क्या है? कक्षा अभिनय विधि या संवाद पाठ विधि, मतलब पाठ को संवाद से पढ़ाया जाए, या कक्षा अभिनय विधि भी उसको बोलते हैं। कक्षा अभिनय विधि मतलब कक्षा में अभिनय करके पढ़ाया जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई बुक है उसमें 2-3 कैरेक्टर हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई है जैसे राम है, राम के पिता और राम के माता, इस तीनों बीच के संवाद का बुक में कोई चरित्र दिया गया है, ठीक है। तो क्लास में किसी को राम बना दिए कि हाँ भाई तुम राम रहोगे, जब भी राम का संवाद आएगा तुम बोलोगे, ठीक। सीता किसी को बना दिए और जब भी सीता का संवाद आएगा वो बोलेगी, ठीक। उसी में किसी को उसका पिता बता दिए कि आप पिता का कैरेक्टर रोल करोगे और जब भी उसका टर्न आएगा, जब भी पिता की बोलने की बारी आएगी तुम बोलोगे। तो ये चीज़ है अभिनय विधि, ठीक है। तो अभिनय कर करके वो लोग बोलेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। अगला है सहभागी विधि किसे कहते हैं? सहभागी विधि किसे कहते हैं? सहभागी, इसमें प्रथम पक्ष शिक्षा प्रदान करने वाला होता है जिसे शिक्षक कहते हैं, और दूसरा पक्ष शिक्षा ग्रहण करने वाला होता है जिसे छात्र कहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से सहभागी करते हैं। सहभागी मतलब अगर दोनों में से कोई भी निष्क्रिय हो जाए, सहभागी उसमें भाग न ले तो शिक्षण नहीं होगा। छात्र को भी पढ़ने के लिए भाग लेना पड़ेगा और शिक्षक को भी पढ़ाने के लिए भाग लेना, इसलिए इसको सहभागी विधि कहते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, सहभागी विधि का क्या अर्थ है? देखिए अर्थ क्या है इसका, इसमें शिक्षक एवं छात्र की सहभागिता होती है, दोनों लोग सहभागिता करते हैं, दोनों लोग एक दूसरे के साथ सहभागिता करेंगे तब जाके ये विधि इसे पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको सहभागी विधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर श्री कृष्ण दुबे के अनुसार सहभागी विधि का क्या आशय है? प्रोफेसर श्री कृष्ण दुबे के अनुसार, याद कर लीजिएगा, सहभागी विधि में प्रोफेसर श्री कृष्ण का नाम आया है। श्री कृष्ण दुबे जी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सहभागी विधि को टिक करेंगे, ठीक है। तो प्रोफेसर श्री कृष्ण दुबे के अनुसार सहभागी विधि के क्या आशय है, मतलब सहभागी विधि में उन्होंने क्या बताया था, ठीक है। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सहभागी विधि में ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट दे देगा कि ये किसके द्वारा कहा गया है, तो प्रोफेसर अभी बता रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट है, तो कृष्ण दुबे के अनुसार। या ऐसे भी आ सकता है श्री कृष्ण दुबे के अनुसार सहभागी विधि में क्या आशय दिया उन्होंने, ठीक है। तो प्रोफेसर श्री कृष्ण दुबे के अनुसार शिक्षक एवं छात्र की पूर्ण सहभागिता निश्चित होती है, पूर्ण सहभागिता निश्चित होती है तथा सहभागिता द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली एवं उद्देश्यपूर्ण बनती है। और सहभागिता द्वारा ही शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावशाली मतलब जितने एक दूसरे को लोग सहभागिता करेंगे उतना ही शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली बनेगी और उद्देश्यपूर्ण मतलब जितना हमारा उद्देश्य है पढ़ाने का, मतलब जो जो हम समझाना चाहेंगे बच्चे वो सब चीज़ समझ जाएंगे अगर वो लोग अच्छे से सहभागिता कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सहभागी विधि की क्या क्या विशेषताएं हैं? देखिए विशेषताएं क्या है। पहला, इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, दोनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, ठीक है। शिक्षक एवं छात्र दोनों को, भाई दोनों महत्वपूर्ण है ना, छात्र से भाग नहीं लेगा तो कैसे शिक्षक पढ़ाएगा, और शिक्षक भाग नहीं लेगा तो छात्र कैसे पढ़ेगा,
ठीक। दूसरा पॉइंट है शिक्षक एवं छात्र दोनों ही सहभागिता को अनिवार्य माना जाता है, मतलब अनिवार्य है दोनों की सहभागिता, दोनों की सहभागिता बहुत जरूरी अनिवार्य है, तभी जाके इस विधि से पढ़ा पाएंगे। अगला पॉइंट है सहभागिता लेने के कारण यह विधि क्रियाशील बना रहता है। दोनों लोग सहभागिता ले रहे हैं, तो बच्चे भी ऐसा नहीं कि चुपचाप ऐसे पढ़े हैं, वो लोग भी कुछ ना कुछ उसमें भाग ले रहे हैं। तो भाग लेने से क्या है, थोड़ा सा क्रियाशीलता उनके अंदर बनी रहेगी, एक्टिव रहेंगे, ठीक है, और इससे उनको ज़्यादा समझ में आएगा, इंटरेस्ट जगा रहेगा। और सहभागिता के कारण यह विधि प्रभावशाली एवं बोधगम्य हो जाता है, और जिससे वो प्रभावशाली शिक्षण हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा उनको समझ में आता है, बोधगम्य हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सहभागी विधि के क्या उद्देश्य हैं? देखिए उद्देश्य क्या है इसका। शिक्षक एवं छात्र दोनों क्रियाशील रहते हैं, देखिए क्रियाशील रहेंगे ना, दोनों भाग ले रहे हैं तो क्रियाशील तो रहेंगे ही, तथा इनका ज्ञान अस्थायी होता है। जो उस क्रियाशील होकर जो सीखेंगे वो उनके लिए अस्थायी होता है। ठीक है, अगला है इससे नीरस वातावरण को दूर किया जाता है। जैसे अब एक्टिव रहेंगे, पढ़ेंगे तो एक्टिव रहेंगे तो नीरसता कहाँ से आएगी? नीरसता, बोरियत तो तब आती है ना जब बैठ के केवल कहानी सुन रहे हैं। ठीक है, तो नीरस वातावरण है तो सहभागिता विधि से पढ़ाना चालू कर दीजिए। देखिए वातावरण खुशमय हो जाएगा, सभी लोग बच्चों को समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, दल शिक्षण विधि क्या है? दल शिक्षण विधि, दल जैसे नाम से लग रहा है, दल मतलब कई लोगों का समूह। ठीक है, टीम। ठीक, तो सामूहिक रूप से कई अध्यापक, देखिए आगे ना, कई अध्यापक, दल टीम रहना चाहिए, कई अध्यापक एक ही कक्षा में शिक्षण, अनुशासन, निरीक्षण आदि का कार्य करते हैं तो उसे दल शिक्षण विधि कहते हैं। नाम को ध्यान से सुनिए, दल शिक्षण विधि मतलब कई लोग रहेंगे, कई लोगों का दल रहेगा और वो लोग मिल के शिक्षण करेंगे। कुछ लोग शिक्षण करेगा तो कोई अनुशासन करेगा, अनुशासन को कंट्रोल में रखेगा, कोई निरीक्षण करेगा, कोई पढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे कई टीचर मिल के भी पढ़ाया जाता है जिसको दल शिक्षण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेविड वार्विक के अनुसार दल शिक्षण की क्या परिभाषा है? देखिए वार्विक साहब के अनुसार दल शिक्षण ने की क्या परिभाषा दिया उन्होंने। दल शिक्षण व्यवस्था का एक स्वरूप है, व्यवस्था का स्वरूप है, मतलब मैनेजमेंट का ही एक रूप है वो। ठीक है, जिसमें कई शिक्षक अपने स्रोतों, अभिरुचि, मतलब जिसका जो रुचि है, ये नहीं कि कैसे भी किसी को भी पकड़ के 3 टीचर को बैठा दिए और वाला हिंदी का क्लास है, इंग्लिश वाले टीचर को जबरदस्ती बैठा लिया, तो फिर दल शिक्षण का जो उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। उससे रिलेटेड ही टीचर होने चाहिए। ठीक है, या किसी को कोई टीचर ऐसा है जो अनुशासन को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, तो उससे अनुशासन अगर सिखाना है तो उस बच्चों को उस शिक्षक को वहाँ होना चाहिए। ठीक है, मतलब दल शिक्षण व्यवस्था एक स्वरूप है जिसमें कई शिक्षक अपनी स्रोतों और अभिरुचि, जो उनकी रुचि होगी उसके अनुसार, ठीक है, और दक्षता के अनुसार, मतलब जो अगर क्लास 10 तक पढ़ाने लायक है तो उनको क्लास 12 में नहीं भेजना चाहिए। ठीक है, तो दक्षता जो है उसी के अनुसार एकत्रित करके एक टीम बना लिया गया, उस टीम को फिर पढ़ाने के लिए भेजा जाए, ये है दल शिक्षक। ठीक है, मतलब दल शिक्षण व्यवस्था का एक स्वरूप है जिसमें कई शिक्षक अपनी स्रोतों एवं अभिरुचि तथा दक्षता को एकत्रित करते हैं और छात्रों को आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण की एक टोली द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और छात्रों की भी एक टोली होती है, नहीं कि छात्र एक छात्र होता है, छात्र तो ऐसे ग्रुप में रहते हैं, 2 4 5 10 20 30 ऐसे एक रेशियो में रहना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, कार्लो अल्सान के अनुसार दल शिक्षण की क्या परिभाषा है? कार्लो अल्सान के अनुसार अब दल शिक्षण की परिभाषा, अभी हम लोग देखे थे डेविड वार्विक के अनुसार, अब देखते हैं कार्लो अल्सान के अनुसार दल शिक्षण की क्या परिभाषा है। दल शिक्षण अनुदेशन परिस्थितियों को उत्पन्न करने की एक विधि है। ठीक, अनुदेशन परिस्थिति को उत्पन्न करने की एक विधि है जिसमें 2 या 2 से अधिक अध्यापक, 2 या 2 से अधिक, ठीक, एज पर रिक्वायरमेंट, जैसी जरूरत होगी, अपने कौशल तथा शिक्षण, देखिए चीज़ें वही हैं, थोड़ा सा वर्ड चेंज हो गया, अपने कौशल, उसमें था दक्षता, तो अपने कौशल तथा शिक्षण की योजना का छात्रों के एक समूह के शिक्षण में सहयोग करते हैं। मतलब छात्रों के एक समूह को शिक्षण करते हैं, कैसे? अपने कौशल और शिक्षण योजना के तहत। ठीक है, चीज़ वही है, बस वर्डिंग बदल गया, उनका परिभाषा बदल गया, नाम अलग हो गया। ठीक है, अगला है दल शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए विशेषता क्या है भाई, विशेषता है तभी तो पढ़ाया जाता है इसे। पूरे दल पर शिक्षण का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, मतलब ये नहीं कि एक टीचर गया तो 3 टीचर गए तो जिम्मेदारी एक ही की होगी, नहीं, पूरे तीनों टीचर पे जिम्मेदारी होगी उस क्लास में
बच्चों को पढ़ाने की। अगला है पॉइंट, इसमें कक्षा पर नियंत्रण स्थापित रहता है। भाई कई टीचर रहेंगे तो बच्चे तो ऐसे ही कुछ नहीं बोलेंगे, एकदम अनुशासित रहेंगे बच्चे, ठीक है। अगला पॉइंट है अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है। अधिगम प्रक्रिया मैंने पढ़ाने की जो प्रक्रिया वो और प्रभावशाली होता है, क्योंकि बच्चे अनुशासित रहेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। इसीलिए स्कूल में बच्चों को अनुशासन सिखाया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, दल शिक्षा के क्या 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 सिद्धांत हैं। अब देखिए दल शिक्षा के क्या क्या सिद्धांत हैं। सिद्धांत, पहला सिद्धांत देखिए, बालकों के अधिगम का निरीक्षण करने का सिद्धांत, मतलब बालकों के अधिगम हो रहा है कि नहीं उसका निरीक्षण करना है, वो एक सिद्धांत है, ठीक है। तो उनका निरीक्षण होता रहेगा तो पता चलेगा ना कौन बच्चा कितना सीख रहा है। अगला है पॉइंट, शिक्षक की जिम्मेदारी का सिद्धांत। शिक्षक भी अपनी जिम्मेदारी से काम करे, जिसको जो जिम्मेदारी दिया गया अपनी जिम्मेदारी से काम करे, वो भी एक सिद्धांत है। अगला है समस्या समाधान का सिद्धांत। जो भी समस्या आ रही है वहाँ पे पढ़ाने में या उससे रिलेटेड, उस सब समस्या का समाधान होना चाहिए। अनुशासन स्थापित करने का सिद्धांत, मतलब अनुशासन भी स्थापित करना है वहाँ, वो भी एक सिद्धांत के तहत करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दल शिक्षण के कितने प्रकार हैं। देखिए प्रकार, टाइप्स ऑफ ग्रुप टीचिंग। दल शिक्षण के कितने प्रकार, मतलब कई लोग मिलकर पढ़ा रहे हैं तो कितने प्रकार से, कितने तरह से समायोजित कर सकते हैं, कितने प्रकार से हम लोग उसका एक टीम बना सकते हैं, कितने प्रकार से दल बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए, एक ही विभाग के शिक्षकों का दल। ऐसा दल हो सकता है जिसमें जैसे मैथ पढ़ाना है तो मैथ के ही कई टीचर रहेंगे, वही लोग कोई कॉपी करेक्शन करेगा वहाँ, कोई पढ़ाएगा, कोई अनुशासित करेगा, कोई उसी में मतलब उसी से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। तो ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार, एक ही संस्था के विभिन्न विभागों के शिक्षकों का दल। एक ही संस्था के, एक ही स्कूल के विभिन्न विभागों के, मतलब कोई इंग्लिश का आ गया, कोई मैथ का आ गया, कोई साइंस का आ गया, ठीक है। मान लीजिए साइंस पढ़ाना है तो इंग्लिश और साइंस के 2 लोग मान लीजिए आ गए टीम में, तो साइंस वाला तो साइंस पढ़ाएगा, ठीक। इंग्लिश वाला उस साइंस में पढ़ने वाले बच्चों का स्पेलिंग करेक्शन कर सकता है, तो उसको भी दल शिक्षक में ऐसे करके लिया जा सकता है। और कोई एक और टीचर आ सकता है जो अनुशासन में अच्छा हो, तो अनुशासित करने के लिए वो भी आ सकता है। तो 3 टीचर का दल हो जाएगा। तो साइंस भी बच्चे पढ़ लिए, उनका स्पेलिंग भी करेक्शन हो गया एट ए टाइम कि भाई सही से लिख रहे हैं कि नहीं बच्चे, और अनुशासन भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो दल शिक्षण का ये भी फायदा है। तो एक ये भी प्रकार हो गया, ठीक। अगला पॉइंट है, विभिन्न संस्थाओं के एक ही विषय के शिक्षकों द्वारा। मान लीजिए हमारे स्कूल में अच्छा टीचर नहीं है, लेकिन किसी दूसरे तीसरे स्कूल में अच्छे टीचर हैं। मान लीजिए बच्चों को साइंस पढ़ाना है और हमारे स्कूल में साइंस का अच्छे टीचर नहीं है, तो हम क्या करें, दूसरे तीसरे स्कूलों से साइंस के टीचर को बुला लेंगे और अपने साथ उन लोगों को दल शिक्षण मैंने दल एक ग्रुप बना के और फिर पढ़ाएंगे। तो बच्चों को दूसरे स्कूल का भी जो टीचर हैं जो अच्छे पढ़ा रहे हैं उनका भी उनको सहायता मिल गया। तो विभिन्न संस्थाओं के एक ही विषय के शिक्षकों का भी दल हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक दल शिक्षण का ही प्रकार है। आइए अगला देखते हैं, दल शिक्षण के प्रमुख सोपान क्या है, मतलब क्या क्या स्टेप हैं। तो पहला है योजना निर्माण। भाई मान लीजिए 3 टीचर का दल है, तीनों टीचर मिलकर एक योजना बनाएंगे। योजना क्या बनाएंगे कि भाई कैसे पढ़ाएंगे, कौन पढ़ाएगा, कौन अनुशासन देखेगा, कौन निरीक्षण करेगा। तो इस तरह से एक योजना होना चाहिए। फिर व्यवस्था, फिर उसको व्यवस्था बनाना है, ये नहीं कि कैसे भी कहीं होकर लगे पढ़ाने, नहीं। भाई दल शिक्षण हो रहा है तो दल शिक्षण के हिसाब से वहाँ स्पेस भी होना चाहिए। 3 टीचर हो तो 3 टीचर को बैठने की वहाँ व्यवस्था हो, 3 टीचर के हिसाब से वहाँ चीज़ें हों, बच्चे भी हों। ये नहीं कि एक टीचर की बैठने की व्यवस्था है, 3 टीचर बुला लिया और 2 टीचर बाकी बोर हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, उनको कुछ व्यवस्था ही नहीं हुआ। तो उसके लिए व्यवस्था भी होना चाहिए, ठीक है। फिर मूल्यांकन भी जरूरी है। भाई पढ़ाने के बाद मूल्यांकन ना हो तो फिर क्या मतलब। जैसे आप लोग का मूल्यांकन है तो कैसे आप लोग अब सर टाइम कम है जल्दी पढ़ाइए, सर वीडियो नहीं आ रहा, नहीं है। अभी साल भर पूरा मेहनत हुआ रहता टाइम से, तो अभी केवल रिवीजन का दौर चलता। लेकिन अभी तो क्या है, अभी फर्स्ट राउंड का ही पढ़ने का दौर चल रहा है बहुत लोगों का, क्योंकि अब थोड़ा सा मजबूरी भी आ गई, स्कूल में पढ़ाई भी नहीं हुआ कोरोना के वजह से, तो मजबूरी है। लेकिन फिर भी सेल्फ स्टडी होना चाहिए, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी करते रहिए और करते रहना चाहिए कभी भी, जो भी अपना टारगेट है। अब जैसे मान लीजिए अभी पढ़ रहे हैं बीएड के लिए, अभी बीएड पढ़िए, बीएड का एग्ज़ाम होने के जस्ट बाद आप लोग टेट पे लग जाइए कि कैसे भी टेट निकालना है। जिनका टेट निकला हुआ है बहुत अच्छा, जिनका नहीं निकला है वो लोग टेट पे लग जाए अभी से ही, कि हमें टेट, ये नहीं कि टेट का एग्ज़ाम आ जाए, फॉर्म भरा जाए तब शुरू करेंगे, तब फिर आप पीछे रह जाएंगे, कंपटीशन के दौर से आप बाहर हो जाएंगे। टेट कल अभी से ही लग जाएंगे बीएड के एग्ज़ाम के बाद, तो आप कंपटीशन के दौर में बने रहेंगे, अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और जो लोगों का टेट निकल गया उन लोगों को आराम करने की ज़रूरत नहीं है,
वो लोग सुपर टेट की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि सुपर टेट आना है, निश्चित है। ये ऐसा नहीं है कि सुपर टेट नहीं आएगा, इस बार कैसे भी आएगा, क्योंकि आप लोग को मालूम है इस बार चुनाव का साल है, तो चुनाव के साल में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, इसलिए सभी लोग उम्मीद लगाए हैं। और उम्मीद में यह है कि कहीं ना कहीं अच्छी वैकेंसी आएगी, और इस बार अगर नहीं मिला तो फिर अगले साल पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा कौन जान रहा है। ठीक है, तो जी जान लगाइए और अच्छे से तैयारी करिए, और हम भी पूरा भरपूर सहयोग करेंगे जितना हो सकता है। टेट का और सुपर टेट का दोनों की तैयारी अच्छे से करवाएंगे, जितना हो सकता है अपना प्रयास करेंगे। थोड़ी सी समय का हमारे पास अभाव है, लेकिन फिर भी हम आप लोग के लिए कभी कभी तो ऐसा होता है कि 1-1 बजे रात में भी वीडियो शूट करना पड़ता है। हम 1-1 बजे रात को भी शूट किए हैं वीडियो। ठीक है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ताकि हमारा जो ये मेहनत है सफल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना नौकरी पक्का कर लें। ठीक है, उनको हाथ में एक सरकारी नौकरी आ जाए, शिक्षक बन जाए, जो उनका एम है वो पूरा हो जाए। ठीक है, तब जाके थोड़ा बहुत हमें भी सुकून मिलेगा कि हाँ भाई हमने भी कुछ किया। तो आप लोग के ऊपर डिपेंड है, हम तो केवल दे सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसे करिए वैसे करना आपको है, याद करना आपको है, एग्ज़ाम देना आपको है। तो थोड़ा सा आप लोग अभी से ही प्रयास करते रहिए। एग्ज़ाम होने के बीएड होने के बाद तुरंत लग जाइए टेट में, जिनका टेट निकला हुआ है वो लग जाए सुपर टेट में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दल शिक्षण का प्रारूप कैसा होता है? देखिए प्रारूप क्या है। पहला प्रारूप है आम सभा सत्र, दूसरा है लघु सभा सत्र, तीसरा है प्रयोगशाला सत्र। आम सभा सत्र मतलब जैसे दल शिक्षण हो रहा है, सभी बच्चों को बैठा लिया और एज यूजुअल जो पढ़ा रहे हैं वो दल शिक्षण की तरह, वो हो गया आम सभा पत्र। लघु सभा पत्र क्या होता है? मान लीजिए आम सभा पत्र में कुछ बच्चों को भी नहीं समझ में आया, तो उन चुनिंदा बच्चों को एक अलग टाइम देके अलग एक सभा बना लेते हैं, उसको बोलते हैं लघु सभा सत्र। मतलब आम सभा सत्र में जो बच्चे नहीं सीख पाए, नहीं पढ़ पाए, उन बच्चों को 2, 4, 5 जो भी बच्चे हैं उनको एक अलग करके एक छोटा सा लघु सभा सत्र बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो 2 हो गया। तीसरा है प्रयोगशाला सत्र, मतलब कोई चीज़ ऐसे अगर प्रैक्टिकल करके बताना है तो उनको प्रयोगशाला में बुलाकर, प्रयोगशाला में वहाँ शिक्षण करते हैं, वहाँ भी कई टीचर रहेंगे, वो प्रयोगशाला सत्र हो गया। ठीक है, तो प्रयोगशाला सत्र है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 19। दल शिक्षण के क्या क्या लाभ हैं? लाभ देखिए, लाभ और हानि सब चीज़ का होता है, तो लाभ देख लेते हैं फिर हानि देखते हैं। कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या नहीं होती है, क्योंकि कई टीचर हैं बच्चे की कहाँ क्षमता कि वो कुछ भी अब करे। कई चारों तरफ से घेरे हुए टीचर तो बस चुपचाप सुनेंगे, देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा है दल शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत छात्र तथा शिक्षक के मध्य अधिक निकट संबंध हो जाता है। भाई कई टीचर हैं तो कई ना कोई टीचर कोई ना कोई बच्चों से साथ लगा रहेगा, बात करता रहेगा, तो उनके साथ निकटता अधिक हो जाती है। जैसे एक टीचर है तो केवल एक टीचर एक से बात कर रहा है, बाकी बच्चे शांति से सुन रहे हैं। कई टीचर है तो कोई टीचर उससे बात करे, कोई टीचर उससे बात करे, फिर रोटेट होगा, वो टीचर उसके पास चलेगा, तो बच्चों के बीच इंटरेक्शन बढ़ जाता है। तो इंटरेक्शन बढ़ने से क्या होगा? निकट संबंध स्थापित हो जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है छात्रों का संतुलित सामाजिक विकास होता है, और उनका सामाजिक विकास भी हो जाएगा। सामाजिक विकास की समाज में कैसे रहना चाहिए, कई लोगों के साथ कैसे बात करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है दल शिक्षण में वाद विवाद को प्रमुख स्थान दिया जाता है। दल शिक्षण में वाद विवाद मतलब बोलना है, बात करना है, कैसे हुआ वो क्या ऐसे, मतलब वो लोग को बच्चे को भी मौका मिलेगा पूछने का कि आप बोलिए, पूछिए। ये नहीं कि केवल कक्षा में जैसे बैठ कर पढ़ना है, ऐसा नहीं, आपको डिस्कशन करना है। कई टीचर हैं, कोई एक टीचर बिजी है तो आप दूसरे टीचर से पूछिए, तो ये है। ठीक है, अगला पॉइंट है इससे छात्रों को विभिन्न विषयों की आधुनिकतम जानकारी प्राप्त होती है, और कई टीचर रहेंगे तो कई टीचरों का कई गुण सीखेंगे तो आधुनिकतम जानकारी होगी। या दूसरे स्कूल के शिक्षक को बुलाया गया तो उनके भी स्कूल में क्या क्या पढ़ाई हो रहा है वो टीचर्स से भी हम लोग सीख सकते हैं, इसलिए आधुनिकतम जानकारी होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। दल शिक्षण की क्या क्या सीमाएं हैं? अब देखिए कमियां क्या क्या हैं दल शिक्षण का। देखिए कमी क्या है। पहला, जो शिक्षक अकेले ही प्रभावी शिक्षण कर सकता है उसे निराशा होती है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा शिक्षक है, जो अकेले ही पढ़ा सकता है। ठीक है, तो अकेले पढ़ा सकता है तो उसको टीम के साथ पढ़ाने में उसको थोड़ा सा हेजिटेशन, मैंने अकेले तो सब पढ़ा सकते हैं, मतलब अकेले अच्छे प्रभावी तरीके से अगर कोई पढ़ा सकता है तो उसको टीम के साथ पढ़ाने में थोड़ा सा असहज महसूस होगा, तो उनको निराशा होती है उस टाइप के टीचर को। अगला, इसके लिए विद्यालय को अनेक प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है।
बिल्कुल भाई, कई टीचर का ड्यूटी एक ही क्लास में लगेगा, फिर उनका जहाँ भी क्लास होगा उनको कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा। तो इसके लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे 3 टीचर है, तीनों 3 क्लास में होने चाहिए, लेकिन तीनों टीचर की ड्यूटी एक ही क्लास में लग गया तो बाकी 2 क्लास को कैसे मैनेज करना है उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला है तीव्र व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण अनेक बार दल संयोजक को विभिन्न शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के कार्यों में समन्वय करना कठिन हो जाता है। मतलब सबका अपना अपना अलग अलग ड्यूटी है, अब सबका ड्यूटी काट कर हम लगा दिए किसी एक क्लास में, फिर उनके ड्यूटी को मैनेज करने में थोड़ा सा कर्मचारियों के भी समन्वय, जैसे उनका जहाँ ड्यूटी है तो उनके साथ कोई और होगा, तो अब जहाँ 2 लोग करते तो वहाँ एक ही लोग को करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं समन्वय करने में कर्मचारियों को भी थोड़ा सा कठिनाई होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, कठिनाई हैं, तो थोड़ा बहुत कमी है। अगला, इसके लिए काफ़ी बड़े बड़े कमरों की आवश्यकता होती है। देखिए कई टीचर रहेंगे, बच्चे भी कई रहेंगे, तो थोड़ा सा नॉर्मल कमर, इस क्लासरूम से थोड़ा सा बड़ा क्लासरूम होना चाहिए। ठीक है, अगला है इसमें शिक्षक, सभी शिक्षक आपस में सहयोग की भावना नहीं होने पर परेशानी होती है। मतलब जैसे मान लीजिए कई टीचर हैं, तीनों का आपस में नहीं बन रहा है तो परेशानी होगा, वो क्या पढ़ाएगा कुछ और तो ये बोलेंगे कुछ और, तो आपस में दिक्कत होगा। तो ऐसे टीचर हैं जो तीनों सहयोग की भावना, पता चला एक सहयोग करा वो उसका उल्टा उसको बोल रहा, तो ऐसे आपस में नहीं होना चाहिए दल शिक्षण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दल शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु क्या क्या सुझाव हैं। देखिए प्रभावशाली बनाने हेतु क्या क्या सुझाव हैं। पहला सुझाव, जहाँ तक हो सके दल शिक्षण में छात्रों की संख्या कक्षा के अनुपात में होनी चाहिए। मतलब छात्रों की जो कक्षा में जो संख्या है उसी के अनुपात में ही होना चाहिए, नहीं कि कई टीचर पढ़ा रहे हैं तो पूरे छात्र को एक ही साथ उसी में भर दो, ऐसा नहीं है। छात्र भी उसी अनुशासन, उसी अनुपात में होना चाहिए जिस अनुपात में शिक्षक हैं। ठीक है, ये नहीं कि 3 शिक्षक हैं तो एक शिक्षक पे 30 बच्चे पढ़ाते हैं तो 90 बच्चों को भर दो, तो फिर दल शिक्षण का क्या फ़ायदा हुआ। जो क्लास का साइज है वही क्लास का साइज होना चाहिए, कई टीचर होने से फिर बच्चों को फ़ायदा होगा ना। ठीक है, अगला है अध्यापकों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, और अध्यापकों की संख्या शुरू में ही निश्चित कर देना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे 3 शिक्षकों का दल रहेगा, ठीक है, या 4 शिक्षकों का दल रहेगा, किस टाइप का टीचिंग करना है उसके हिसाब से शिक्षकों का संख्या निश्चित कर देना चाहिए, ये सुझाव। और कक्ष खुला होना चाहिए। खुला होने का मतलब ऐसा नहीं कि और सब कक्षा में ताला बंद रहता है, खुला का मतलब प्राकृतिक वातावरण जैसा लगे, चारों तरफ से खिड़की से हवा आती रहे, खिड़की खुली हो जाए, दरवाजे सब ओपन होने चाहिए, मतलब माहौल थोड़ा सा ये नहीं सफोकेशन टाइप में न रहे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना विधि क्या है। अब देखिए नया शिक्षक एक अगला विधि आ गया, योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड से कैसे पढ़ाएंगे। देखिए क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, मतलब करके ज्ञान प्राप्त करना, करके सीखना, जो करके सीखा जाता है ना वही चीज़ है, क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना ही योजना विधि है। ठीक है, योजना मतलब वही प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, योजना विधि को किसने और कब प्रतिपादित किया। मतलब योजना विधि को किसने प्रतिपादित किया और कब प्रतिपादित किया। तो इनको किए थे W.H. किलपैट्रिक। योजना विधि को किसने प्रतिपादित किया, किलपैट्रिक, W.H. किलपैट्रिक। कब, 1918 में, W.H. किलपैट्रिक 1918। 24 क्वेश्चन नंबर, योजना विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है, यह जॉन डीवी के प्रयोजनवाद के सिद्धांत पर आधारित है। किसके, जॉन डीवी के प्रयोजनवाद के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, जॉन डीवी के प्रयोजनवाद के सिद्धांत पर आधारित है, करके सीखने वाला मतलब योजना विधि। ठीक है, यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर भी आधारित है। ठीक, तो बताइए दी करके सीखने पे, और उनका प्रयोजनवाद भी वही है, करके सीखने का। ठीक है, सब वही है। अगला क्वेश्चन है, योजना विधि में शिक्षण कैसे सीखा जाता है। मतलब योजना विधि में कैसे शिक्षण सीखा जाता है। तो देखिए जिसको सीखना होता है वह स्वयं प्रयास करता है करने के लिए। ठीक है, सीखने वाले को स्वयं कार्य करना चाहिए, मतलब जिसको सीखना है वही वो कार्य करेगा, तब जाके अच्छे से वो सीख पाएगा। ठीक है, अगला है, किलपैट्रिक के अनुसार योजना या प्रोजेक्ट क्या है। योजना विधि तो है, लेकिन योजना का मतलब क्या हुआ है। योजना का अंग्रेजी में नाम है प्रोजेक्ट। तो योजना या प्रोजेक्ट क्या है किलपैट्रिक के अनुसार। किलपैट्रिक साहब बोलते हैं कि यह एक सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नताओं से किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य, मतलब सामाजिक वातावरण में। ठीक है, पूर्ण संलग्नता मतलब पूरा प्रयास करके कोई एक उद्देश्यपूर्ण कार्य किया जाए तो वो है प्रोजेक्ट, योजना। ठीक है, अगला है,
क्वेश्चन नंबर 27, थॉमस एम रिस्क के अनुसार योजना कितने प्रकार का होता है? योजना कितने प्रकार का हो सकता है? पहला उत्पादक योजना, दूसरा बौद्धिक या समस्यात्मक योजना, तीसरा सीखने से संबंधित योजना। ठीक है, उत्पादक योजना, बौद्धिक या समस्यात्मक योजना और सीखने से संबंधित योजना। क्वेश्चन नंबर 28 है, योजना विधि को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है, मतलब कैसे डिवाइड करेंगे? ठीक है, तो देखिए कैसे वर्गीकृत किया गया है। इसको पहले 3 भागों में डिवाइड किया गया है, छात्र के स्तर के अनुसार, समय के अनुसार और विषय के अनुसार। स्तर का मतलब व्यक्तिगत स्तर या सामूहिक स्तर, मतलब योजना जो बनाना है सामूहिक रूप से बनाना है बच्चों को, कि एक सिंगल बच्चे को एक योजना बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया छात्र स्तर के अनुसार। समय के अनुसार मतलब थोड़े टाइम के लिए कि ज़्यादा टाइम के लिए, मतलब लघु या बृहद। छोटा मतलब छोटा प्रोजेक्ट बनाना है, कम टाइम वाला प्रोजेक्ट बनाना है कि ज़्यादा टाइम वाला। ठीक है, जैसे हम लोग हॉलीडे होमवर्क देते हैं तो कुछ प्रोजेक्ट देते हैं, तो ऐसा प्रोजेक्ट देते हैं जिसमें 2-4 दिन 5 दिन स्पेंड हो। लेकिन जब हम लोग ऐसे रेगुलर क्लास में प्रोजेक्ट देते हैं तो छोटा प्रोजेक्ट देते हैं कि जो एक शाम में कर ले, शाम को कर ले, सुबह ला के दिखा दें। ठीक है, या एक दिन में हो जाए, संडे की छुट्टी में वो करके मंडे को दिखा दें। तीसरा है विषय अनुसार, विषय के हिसाब से। विषय का मतलब समस्यात्मक है योजना, की रचनात्मक है, कि अभ्यासात्मक है, कि उपयोगात्मक है, उस विषय के हिसाब से योजना बनाओ। ठीक है, तो ये है योजना के विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, योजना विधि के क्या क्या गुण हैं? देखिए अब इसके गुण क्या है। पहला, यह मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक है भाई, दिमाग में योजना बनेगा, दिमाग से सोचेंगे समझेंगे ऐसे करना है वैसे करना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये मनोवैज्ञानिक हो गया। इसके बाद इसके द्वारा छात्रों के व्यवहारिक गुणों का विकास होता है। जो व्यवहारिक गुण है, जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट में कई लोगों का हेल्प लेना है, तो उसको हेल्प लेने के लिए कई लोगों के पास जाएगा ना, तो उसका व्यवहार बनेगा कि हाँ भाई हेल्प लेने के लिए कैसे बात किया जाता है। ठीक है भाई, हेल्प लेने सबको भी नहीं आता है, हेल्प लेने का एक तरीका होता है, ऐसे तरीका से बोला जाता है कि लोग ना चाहते हुए भी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे क्या है हमको ये चाहिए दे दो, तो ऐसे नहीं, हेल्प लेने के लिए उसके लिए भी तरीका होता है, तो उसके भी चीज़ों का विकास होता है, किसी से हेल्प कैसे लेना है। ठीक है, तीसरा, इस विधि में खेल विधि द्वारा छात्रों को ज्ञान दिया जाता है, मतलब खेल खेल में पढ़ाई हो जाता है। कुछ काम वो किया, कुछ काम हो, मान लीजिए 3 बच्चों का एक प्रोजेक्ट है, कुछ काम हो किया, कुछ लगेगा नहीं कि हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तीनों लोग मिला दिए तो एक प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, तो खेल खेल में बच्चों को ज्ञान हो जाता है। अगला है, इस विधि द्वारा छात्रों में रटने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। भाई प्रोजेक्ट करना है तो प्रोजेक्ट करने में रटना नहीं है, उसमें तो रटना ही करना है, तो करने में रटना थोड़ी होता है, सुनाना होता है तब तो रट के बच्चे सुनाते हैं, या तो प्रोजेक्ट करना है तो करने में रटने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें और 2 पॉइंट है। यह विधि पिछड़े बालकों के लिए वरदान स्वरूप है, मतलब जो बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं, जो थोड़ा सा पढ़ने में वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनके लिए वरदान स्वरूप है। मतलब समझ लिए कि उनको भी वो चीज़ें समझ में आ जाती जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जो तेज विद्यार्थी होते हैं, जो शुरू में समझ लेते हैं, जो कमज़ोर विद्यार्थी वो भी उस चीज़ों को समझ लेते हैं अगर योजना विधि से अगर वो पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो उनके लिए और अच्छा है। अगला पॉइंट है, इस विधि में छात्रों को मानसिक थकान नहीं होता। छात्रों को मानसिक थकान नहीं होगा, क्योंकि वो अपने खेल खेल में पढ़ रहे हैं ना, कहाँ से थकान होगा। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन, योजना विधि के क्या क्या दोष हैं? दोष देखते हैं क्या क्या है। सब में दोष होता है। दोष है, इस विधि में समय और शक्ति ज़्यादा लगती है। भाई लगेगा ही, समय भी ज़्यादा लगेगा, शक्ति भी ज़्यादा लगेगा, प्रोजेक्ट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इस विधि से प्रत्येक विषय वस्तु को पढ़ाना संभव है। अच्छा है, योजना विधि से ऐसा नहीं कि हर टॉपिक को योजना विधि से ही पढ़ा दें, कुछ चीज़ों को ही पढ़ाया जा सकता है, कुछ चीज़ों को नहीं पढ़ाया जा सकता योजना विधि से। अगला पॉइंट है, इस विधि में लेखन कार्य हेतु कम समय मिलता है। अब खेल खेल में पढ़ा रहे हैं तो उसमें लेखन का कहाँ काम मिलेगा, ज़्यादा लेखन का कार्य लेखन का कार्य करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समस्या समाधान विधि। देखिए अब एक और आ गया नया विधि, समस्या समाधान विधि। यह क्या है? इस विधि में शिक्षक छात्रों के समक्ष कोई समस्या रखता है, उससे वाद विवाद द्वारा समाधान करने का प्रयास करता है। मतलब एक टॉपिक दे दिया गया कि ये टॉपिक है, ये एक समस्या है, उसको कुछ लोग पक्ष में बोलेंगे, कुछ विपक्ष में बोलेंगे, दोनों लोग में डिस्कशन होगा, और जो भी निष्कर्ष निकल के आएगा सामने, वहाँ पे टीचर भी रहेगा, सब निष्कर्ष निकल के बताएगा कौन सही है कौन गलत है, जिसको भी बोलना है विद रीजन बोलेगा कि हम ये टॉपिक पे ये चीज़ बोल रहे हैं तो इसके पीछे क्या लॉजिक है। ठीक है, तो ये समस्या होगा, उसको डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन करके उसका समाधान निकालेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समस्या के कितने पद होते हैं? अब देखिए समस्या के पद कितने होते हैं, कितने टाइप से हो सकता है, मतलब समस्या भी लेना है तो कैसे करना है क्या। देखिए पद इसके क्या क्या है। समस्या निर्माण का चुनाव, मतलब कौन सा समस्या रखे, नहीं कि कोई भी समस्या ले आके रख दिए, घर पे झगड़ा हुआ ला के वही समस्या रख दिया कि बताओ ऐसे
पढ़ाई से रिलेटेड समस्या होना चाहिए, ठीक है। तो उसको चुनाव करते समय ध्यान ये रहे कि भाई रिलेटेड होना चाहिए पढ़ाई से, उसमें मन भटकने वाला कोई ऐसा समस्या वहाँ नहीं रखना है, ठीक है। ऐसा समस्या रखना है कि जो पढ़ाई से रिलेटेड हो, सब पे उस पर लॉजिकली कुछ ना कुछ वाद संवाद कर सकें। दूसरा समस्या का प्रस्तुतिकरण, और उस समस्या को अच्छे तरीके से एलोबरेट करना है, समझा देना है बच्चों को कि ये है समस्या। अब इसके पक्ष बनता है, कुछ विपक्ष बनता है, जिसको पक्ष में रहना है इधर आए, जिसको विपक्ष रहना है इधर आए, और आपस में संवाद करें। फिर तीसरा है उपकल्पनाओं का निर्माण। अब लोग जो बच्चे होंगे आपस में अपनी कल्पना का निर्माण करेंगे कि हम क्या क्या इसमें बोल सकते हैं, वो भी अपने पक्ष में बोले कि हम इस पक्ष में क्या क्या बोल सकते हैं, वो दूसरा टीम सोचेगा हम विपक्ष में क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है, निर्माण करेगा। फिर प्रदत्त संग्रह, फिर उसके बाद उसको लाइन बाय लाइन सेट कर लेगा कब बोलना है, ना कि कभी भी कुछ भी बोल देना, जैसे दिमाग में बोल देना, नहीं, टाइम आने पे उसको उसके हिसाब से बोलेगा, ठीक। उसके बाद उसका विश्लेषण होगा, जो डिस्कशन हुआ उसका विश्लेषण होगा कि भाई ये चीज़ हुआ, ये चीज़ लॉजिकली सही है, ये गलत। उसके बाद निष्कर्ष पे आ जाएंगे, निष्कर्ष हो जाएगा, काम कर, ठीक है। ये है समस्या विधि के पद। और ये आखिरी क्वेश्चन था, इसके बाद थैंक यू का मैसेज आ गया, इसका मतलब धन्यवाद, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, ताकि जितने से ज़्यादा सब्सक्राइबर आएंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होगा, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी हमको, और उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा हम भी आपके लिए वीडियो बना पाएंगे। तो मिलते हैं, होप कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।